नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। संसद के विशेष सत्र के बीच ये कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई है। संसद भवन की अनेक्स बिल्डिंग में होगी ये बैठक। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठक बुलाई है। विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है और इस बीच ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बता दें कि संसद भवन के अनेक्सी बिल्डिंग में ये बैठक होने जा रही है। संसद भवन में विशेष सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है नए संसद भवन में। और आपको बता दें कि ये 5 दिन का विशेष सत्र होने वाला है। इस बीच 6:30 बजे, आज शाम 6:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से जो विपक्ष लगातार हमलावर है उसको साधना है और कौन कौन से विधेयक लेके आने हैं जो कि जनता के हित में हो। तो कई चर्चाएं संभव है इस बैठक में। संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें, संसद भवन के अनेक्सी बिल्डिंग में यह बैठक बुलाई गई है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की बैठक की बुलाई गई है शाम 6:30 बजे। इस बीच एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग मामला है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आखिरकार आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। सुनवाई से साफ इनकार कर दिया गया है। कोई राहत यहाँ पे हेमंत सोरेन को नहीं मिली है। सीएम को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया कि आप क्यों नहीं पहले हाई कोर्ट गए, आपने सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया है। तो कई सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूछे गए। बता दें कि इस तरफ से जो वकील है उनकी तरफ से भी कई जवाब दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत दुबे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, देखिए एक बार फिर से मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे, कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। आज झारखंड के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान भी कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, उसके बाद भी उनको राहत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप राज्य हाईकोर्ट चले गए। ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि 23 सितंबर को चौथा समन पे फिर ईडी ने बुलाया है उनको। अगर देखना, सबसे बड़ी बात यह है कि 23 सितंबर को या तो ईडी ऑफिस जाके हेमंत सोरेन अपने सवालों का जवाब दें, और नहीं तो उसके पहले अगर उनको हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट से कोई राहत मिलता है तब जाके हो सकता है कुछ भी हेमंत सोरेन के लिए। क्योंकि राजनीति के लिए अगर इस बार बार चौथे समन को राहत नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हेमंत सोरेन के लिए, राजनीति के लिए। याचिका वापस ले ली गई है हेमंत सोरेन की तरफ से, ये खबर निकल के सामने आ रही। क्या वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे अब? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली है। और अभी उनके एडवोकेट से भी बात हुई थी, जो भी उनके राजीव रंजन जी उनके एडवोकेट हैं, उनसे भी बात हुई। हो सकता है कि कल सुबह रांची हाईकोर्ट में इनकी याचिका दोबारा डाली जाए। अगर यहाँ से कोई राहत नहीं मिलता है तो हेमंत सोरेन के लिए, सरकार के लिए, हेमंत सोरेन के लिए। पर अभिजीत जी, प्रश्न उठना तो लाजमी है कि स्टेप बाय स्टेप ही कोई कदम आगे बढ़ाता है। पहले उन्होंने हाईकोर्ट का रुख नहीं किया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्वेश्चन तो उठेंगे ना। बिल्कुल, क्वेश्चन तो उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्वेश्चन किया है कि आप पहले हाईकोर्ट अपने गए होते, उसके बाद हमारे पास आए होते। लेकिन हेमंत सोरेन जी की तरफ से जो इशारा मिल रहा है, जो कहना ये था कि केंद्र सरकार की जो ईडी एजेंसी है, तो क्यों नहीं हम देश के सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ, इन्होंने कहा भी था कि मैं ईडी को चैलेंज करूंगा। तो इन्होंने ये सोचा होगा कि ईडी को मैं चैलेंज सीधे सुप्रीम कोर्ट से करूंगा, ताकि हो सकता है इनको वहां से तुरंत राहत मिले। तुरंत राहत मिलने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से इनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। और देखना यह कि हाईकोर्ट से इनको राहत अगर नहीं मिलता है तो हेमंत सोरेन के चौथा, जो 23 सितंबर को अगर ये ईडी ऑफिस नहीं गए तो इनके राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ये। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता की तरफ से क्या दलील दी गई है? सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता यही दलील दिया गया है कि हमारे हेमंत सोरेन जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, उनको लेके जो बार बार मुख्यमंत्री को बार बार समन भेज के जो परेशान किया जा रहा है, उसको लेके याचिका इन्होंने दाखिल किया था। लेकिन सीधे तौर पे कहना सुप्रीम कोर्ट को ये कि अगर आप कोई याचिका लेके आए तो उसके पहले आपको अपने हाई कोर्ट जाना चाहिए था। उनको बिल्कुल, अब देखना होगा कि हाई कोर्ट का रुख करते हैं या नहीं करते। अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अभिजीत। अब सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। युवा लेगा
यहाँ पर वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य पाएगा। यहाँ पर उद्योग लगाने वाले और निवेश करने वाले प्रत्येक निवेशक और उद्यमी को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, न सुरक्षा के मामले में और न ही किसी प्रकार की शासन की सुविधा की दृष्टि से। निवेश मित्र पोर्टल हो या निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव व्यवस्था के माध्यम से शासन के द्वारा प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत ली जाने वाली इंसेंटिव की व्यवस्था हो या अन्य कोई भी सुविधा, उत्तर प्रदेश सरकार हर एक निवेशक को पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हुए मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, वे निसंकोच और बेझिझक अपना निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर लगाएं। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ देगी। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से इन सभी कार्यक्रमों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर में क्या क्या कामयाबी हासिल की है सरकार ने, इसके साथ बता दें ये पूरा कार्यक्रम 136 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का था, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पे उन्होंने शिरकत किया और तमाम संबोधन भी अपनी तरफ से उन्होंने दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा ने सोमवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के 261वें सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने दिनेश शर्मा को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। बता दें कि दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोधी निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा सदस्य हरद्वार दुबे के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव आवश्यक हो गया था। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उस वक्त जब दिनेश शर्मा ने यहां पे सांसद के रूप में शपथ ली है। जगदीप धनखड़ ने उनको ये शपथ दिलाई है। उसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ यानी कि सभापति का अभिवादन भी जताया और ये उस समय जब शपथ लेने के बाद वो सिग्नेचर कर रहे हैं। 261वें सत्र में उन्होंने शपथ ली है। आमंत्रित जगदीप धनखड़ की ओर से किया गया था। निर्विरोधी निर्वाचित यहाँ पे सांसद चुने गए हैं राज्यसभा के। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए अब निर्वाचित और निर्विरोधी यहाँ पे संसद के सदस्य जो है वो बन चुके हैं दिनेश शर्मा। तो दिनेश शर्मा ने सांसद के रूप में शपथ ली है। एक बार फिर से नितिन का रुख करेंगे, तकनीकी खामी है, लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ली है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दिनेश शर्मा ने सांसद के रूप में शपथ ली है। दिनेश शर्मा हरद्वार दुबे जिनका निधन हो गया था उनकी सीट पे खड़े हुए थे और चौंकाने वाली बात तो यह है कि निर्विरोधी निर्वाचित यहाँ पे वो चुनी गई, जिसके बाद से उन्होंने वहां पे उससे पहले पर्चा दाखिल किया था और जब वो चुने गए तो उनके चेहरे पे खुशी ही कुछ और थी। अब 2024 के लिए उनके पास जो है बड़ी कमान मिल सकती है उनको, और बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और यूपी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है और ऐसे में 80 लोकसभा सीटें सिर्फ यूपी में है। और नोएडा में जिला अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल में अचानक लिफ्ट बंद हो गई है। लिफ्ट बंद होने से आधे घंटे तक बच्चों और महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग फंसे रहे। बता दें कि लिफ्ट में फंसे लोगों में 2 दिल के मरीज भी शामिल थे। वहीं आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचे मेंटेनेंस कर्मचारी ने लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला। नोएडा में इन दिनों इस तरीके की घटनाएं काफी बढ़ गई है। बीते दिन भी पैसेंजर लिफ्ट वाले हादसे से 8 लोगों की मौत हो गई थी, मगर इससे कोई सबक नहीं लिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे गंभीर हादसे होने का जिम्मेदार कौन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए बड़ी समस्या है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए छोटी, बिल्कुल जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल की जो लिफ्ट है वो 15 मिनट के लिए जो है फंस गई थी, जिसमें जो है बजाय जो लोग थे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लगातार आते हैं उस लिफ्ट के अंदर, क्योंकि 15 मिनट तक
फंस जाती है तो उसके बाद लोगों का क्या हालात होते हैं देखते होंगे आप। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले की भी घटना आपने देखी थी ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी के अंदर जब लिफ्ट गिरी थी तो उसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक ही घटना दोबारा सामने आई। गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल के अंदर आखिरकार 15 मिनट तक लिफ्ट फंस जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को फोन किया जाता है, जो लिफ्ट में बटन रहता है उस बटन को भी दबाया जाता है लगातार, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं की जाती, बटन की कोई आवाज़ नहीं जाती। जिस तरीके से जो ऑपरेटर हैं कि लिफ्ट के अंदर ऑपरेटर रहेंगे लिफ्ट चलाने के लिए, लेकिन आखिरकार जो मरीज हैं वो खुद उस लिफ्ट को चलाते हैं। उसमें जो है 15 लिफ्ट हैं जिला अस्पताल के अंदर, लगातार ऐसी घटनाएं। लेकिन ये बताइए कि लिफ्ट में जब लोग फंसे थे कितने देर के अंदर लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था, बाहर निकाला गया था, कितना समय लगा था? देखिए सूटी, बिल्कुल जो मेरी सीएमएस से बात हुई है, रेनू अग्रवाल सीएमएस हैं जिला अस्पताल की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 15 मिनट तक की लिफ्ट फंसी थी। 15 मिनट की लिफ्ट फंसने के बाद आखिरकार उसमें 6 से 7 लोग थे जो मरीज अपना इलाज कराने के लिए आए थे। उसमें जो है सेकंड फ्लोर से जो है फर्स्ट फ्लोर पे मरीज आ रहे थे अपना इलाज कराने के लिए लगातार, लेकिन उसके बाद 15 मिनट के अंदर लिफ्ट फंस जाती है। लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिशियन जो है 15 मिनट बाद जब पहुंचता है वहां पर जो है लिफ्ट को खोलता है, उसके बाद जो अंदर मरीज बैठे होते हैं उन मरीजों को बाहर निकाला गया लगातार। उसके बाद जब सीएमएस को इस मामले की जांच कराने की बात कही तो उन्होंने जो है साफ कहा है कि उसके जो कंपनी है जो ऑपरेटर है लिफ्ट के, तो उनको जो जांच के आदेश दे दिए गए हैं लिफ्ट के मालिक को भी। लेकिन उसके बाद भी आखिरकार इतनी बड़ी जब घटना सामने आती है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर पहले भी इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, उससे पहले 8 लोगों की मौत हो चुकी है ग्रेटर नोएडा के अंदर लिफ्ट गिरने से, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई ऑपरेटर नहीं। तो इस हॉस्पिटल में ये पहली बार हुआ था या इससे पहले भी घटनाएं सामने आई है? देखिए लिफ्ट ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो जिला हॉस्पिटल की ये दूसरी घटना है लिफ्ट की रुकने की। उससे पहले लिफ्ट लगातार रुकी है, लेकिन उसके बाद जो है रेनू अग्रवाल जो सीएमएस है उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि 15 मिनट तक लिफ्ट रुकी, लेकिन उससे पहले की घटना भी उनको बताई गई कि आखिरकार उससे पहले घटना में जो लिफ्ट थी वो रुकी हुई थी, तो लेकिन आखिरकार उसमें क्यों ऑपरेटर नहीं है? 15 मिनट के दौरान अगर किसी को कुछ हो जाता उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? बड़ा सवाल तो उठ रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 15 मिनट के लिए लिफ्ट रोकी गई थी, रुकने का कारण बताया जा रहा है कि आखिरकार लाइट की वहाँ की जो बिजली है वो गुल हो गई थी, लेकिन उसके बाद आखिरकार इसका जिम्मेदार क्यों नोएडा के जो सीएमओ है सुनील शर्मा, वो आखिरकार जो है लोगों का फोन नहीं उठाते। मीडिया कर्मी जब फोन करते हैं उनको, वो फोन उठाने के लिए वो मना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक अपने बोर्ड के अंदर जो है नोटिस लगाया, उस डायरी के अंदर मीडिया कर्मियों से मुलाकात होगी और मुलाकात का समय जो है 3 से 3.5 का, यानी कि उनके अंदर अभी डर की स्थिति नजर आ रही है, तभी कोई कॉल नहीं उठाया जा रहा, ना उधर से रिस्पॉन्स किया जा रहा है। नितिन, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो है डर के माहौल है, लिफ्ट लगातार फंसती रहती है, उसमें जिला हॉस्पिटल में कोई भी मरीज जाता है तो पहले बात तो लिफ्ट के अंदर ऑपरेटर रहना चाहिए, ऑपरेटर उसमें लिफ्ट के अंदर नहीं है। उसके बाद बात की जाए तो इलेक्ट्रिशियन की आखिरकार पूरे जिला हॉस्पिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रिशियन है जो पूरी तरीके से लाइट का जो कार्य करता है। जब उस इलेक्ट्रिशियन के पास में जो ऑपरेटर को बटन दबाया तो बटन दबाने के बाद भी लिफ्ट के पास कोई नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद जब उसकी पता लगी, उन्होंने जो सहयोगी थे, जो उनके आसपास के जो रिश्तेदार थे, इलाज कराने के लिए लोग आ रहे थे, उन्होंने अपने सहयोगियों के पास फोन किया। फोन करने के बाद जब उनको पता चला कि आखिरकार हमारे परिवार के सदस्य इस लिफ्ट के अंदर फंस रहे हैं, तो उन्होंने आने में आके लिफ्ट ऑपरेटर को बड़ी लापरवाही यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। खुदा ना खास्ता किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चंदौसी में आयोजित एशिया के सबसे बड़े गणेश चतुर्थी मेले में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी पहुंची थी, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप लोग पीएम मोदी को भूल गए हैं तो गणेश भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री के इस बयान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हमारे बीच हमारे जिले की शान नहीं बल्कि प्रदेश की शान आदरणीय बहन जी विराजमान है। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार करते ध्वनि के साथ उनका स्वागत क्या करें, आज 24 आने वाला है। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने पत्नी के शव को बेड में बंद करके मौके से फरार हो गया। दरअसल खजूरी थाना इलाके में रहने वाले सुनील नामक व्यक्ति ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी द्रौपदी को शक के चलते गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक मृतका की सिर में गंभीर चोट थी। बता दें कि मृतका द्रौपदी पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं, जो कि 3 बच्चे अपने पहले पिता के साथ बिहार में रहते हैं, जबकि एक बेटी उनके साथ ही रहती है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। साथ ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है।
हरदा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता का दिल जीतने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकालकर जनता के बीच जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की खामियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। और गुना में चांचौड़ा के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 8 गायों को रौंद दिया, जिससे ग्रामीणों ने गुस्से में हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं सरपंच और प्रशासन के समझाने के बाद ग्रामीण माने और हाईवे से हट गए। घटना गुना जिले के बॉर्डर पर स्थित पकियापुरा टोल नाके के पास की बताई जा रही है। मैं यही कह रहा हूँ चालू करा दो, एक साइड में मैं सब 2 साल का भी बुला दूंगा, सब बुला लेंगे यार। बुलवा दो बस, मैं यही कह रहा हूँ। अब पिछले दिनों पटियाला यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थियों की मौत के मामले में विद्यार्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, छात्रों ने तो यूनिवर्सिटी के पंजाबी विभाग के प्रोफेसर सुरजीत सिंह के साथ भी मारपीट की। इस दौरान छात्रों के हंगामे को शांत करने के लिए आई पुलिस के साथ भी विद्यार्थियों ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद विद्यार्थियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान श्रोमणी अकाली दल ने यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर प्रदर्शन किया। साथ ही विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया कि वो आरोपी प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दरोगा को युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। बता दें कि युवती के घर वालों ने दरोगा को घर के अंदर युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर दरोगा को घर में बंधक बना लिया और रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। वहीं दरोगा की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा को सस्पेंड करके विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरियाणा में पुलिस ने महिलाओं की ओर से ज्यादा सुरक्षित महसूस करवाया। बता दें कि सुरक्षित महसूस करवाने के लिए पुलिस ने डायल 112 में नई सुविधा शुरू की। वहीं एसपी जशनदीप रंधावा ने बताया कि इस सुविधा के तहत काम करने वाली महिला या फिर कोई भी महिला खुद को रजिस्टर कर सकती है। इसमें महिला को अपना रूट डालना होगा और बताना होगा कि किसी भी तरीके की महिला को मदद की जरूरत है तो तुरंत पुलिस टीम उसके पास पहुंच जाएगी। और मुंबई के तर्ज पर जौनपुर में इस बार गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सितंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई कलाकार गणेश वंदना और आरती करने के लिए आ रही हैं। वहीं कार्यक्रम संयोजक दिल्ली के IAS अधिकारी और फिल्म अभिनेता अभिषेक सिंह से हमारे संवाददाता विवेक कुमार ने खास बातचीत की। जौनपुर में गणेश पूजा की धूम जो है विशेष तौर पर देखने को मिली। कल से गणेश पूजा की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि फिल्मी से जो है स्टार जो है जनपद जौनपुर में आने वाले हैं, तो ऐसे लेके अभिषेक सिंह जी हैं जो कि कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभिषेक जी, क्या किस तरह से तैयारियां क्या है? भैया तैयारियां तो बहुत जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी कर रखी है, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी करके रखी हुई है। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने लोग, इतने महान हस्तियाँ हमारे जौनपुर में अपने जीवन काल में, उनके अपने जीवन काल में वो पहली बार जौनपुर आ रहे हैं, तो जौनपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। अभी तक हमने सुना था कि जौनपुर के लोग ही बाहर जाते थे, मुंबई जाते थे, बट ये पहली बार है
कि हम मुंबई से लोगों को लेकर के आ रहे हैं जौनपुर की, आइए हम आपको अपना जौनपुर दिखाते हैं। कौन कौन जो फिल्म स्टार आ रहे हैं? इसमें जसबीर जस्सी जी आ रहे हैं, हनी सिंह जी आ रहे हैं, अक्षरा सिंह जी हैं, सुनील शेट्टी जी हैं, जायद खान जी हैं, श्रीकांत शिंदे जी हैं जो सांसद हैं वहाँ से महाराष्ट्र से, और उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के। अमृता फडणवीस जी हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी धर्मपत्नी हैं। वो सभी लोग, उनके घर पे भी गणपति विराजमान हैं, उसके बावजूद अपना समय निकाल करके यहाँ पर आ रहे हैं। कितने दिन का प्रोग्राम है ये, कितने दिवस है? 3 दिवस का कार्यक्रम है, 19, 20 और 21 लोगों सितंबर। से क्या अपील रहेगा? लोगों से ये अपील रहेगा कि आप आए अपने परिवार के साथ में और गणपति भगवान का आशीर्वाद लें, अपने माता पिता भाई बहन सब लोगों को लेकर के आए। एक सवाल है, क्या पास अलाउड है या कुछ ऐसे? नहीं, कोई किसी प्रकार का पास नहीं है, सभी लोगों के लिए एंट्री फ्री है। आप सभी लोग आएं और सब लोग अच्छे से सौहार्दपूर्वक इसका बिल्कुल जो है एक सप्ताह तक जो है लगभग 9 दिन तक गणपति पूजा चलेगा। फिर जौनपुर में गणपति बप्पा मौर्य का नारा गुजरात, जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया। मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत पोल में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि पोल में आग लगने से हड़कंप मच गया। साथ ही स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी विद्युत विभाग को दी। इस दौरान सूचना मिलते ही विद्युत सप्लाई को बंद कर दिया गया। और साइबर सिटी के पंचायत भवन में वेंडर्स की दुकानों में तोड़फोड़ को लेकर वेंडर्स एसोसिएशन में रोष व्याप्त है। हालांकि वेंडर एसोसिएशन ने गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से मुलाकात कर तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोके जाने की गुहार लगाई। विधायक ने आश्वासन भी दिया, बावजूद इसके तोड़फोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर वेंडरों में रोष नजर आ रहा है। पंचायत भवन परिसर में काफी वेंडर टाइपिस्ट अपना रोजगार चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन की तरफ से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते वेंडरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।